जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान के प्रश्नों का महा मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों ये सभी प्रश्न बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न पर 1 अक्टूबर को एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो साथियों सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी बिल्कुल भी सेशन को स्किप ना करें। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल रोम मिट्टी से जल किसके द्वारा शोषित करता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करने हैं। चलिए पहले प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। मूल रोम जो है ये मिट्टी से जल किसके द्वारा शोषित करता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखिए मूल रोम जो है मिट्टी से जल को प्रासरणात्मक सांद्रण के अंतर से जल शोषित करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, वनस्पतियों का हरा रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। वनस्पतियों का जो रंग हरा होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब है, क्लोरोफिल। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और साथियों क्लास का टाइमिंग जो रहेगा वही रहेगा जो कि पहले था। रात 8 बजे एक क्लास है जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण सभी विषयों के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा और 8:40 पर जो क्लास होगा सब्जेक्ट वाइज होगा। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। देखते कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल है, सही से इसको आंसर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। देखिए आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है। तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन सी गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड। छठा प्रश्न है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह क्या है। तो याद रखिएगा वह है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है ये H2O से प्राप्त होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन गैस, याद रखिएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों का लेवल अप करेंगे। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित है यानी क्लोरोफिल है, इसकी भूमिका क्या है। तो 10 का आंसर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण करना। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। चलिए आंसर कीजिए 11 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है, याद रखिएगा ये क्या है, तो ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। और इसका फॉर्मूला पूछे तो C6H12O6, ये क्या है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा कौन प्रदान करता है, प्रकाश, जल, क्लोरोफिल या फिर विटामिन। तो बहुत ही सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा जो है ये प्रकाश प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रक्रिया है ये कैसे होती है, तो याद रखिएगा सभी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से भी और क्लोरोफिल से भी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी से। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है। तो अभी हमने ऊपर बताया था क्लोरोफिल की भूमिका क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव कौन थे। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। और देखिए साथियों, आज का सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव कौन थे, तो ये थे साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, यानी नीला हरा शैवाल। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया कहें या नीला हरा शैवाल कहें एक ही बात है। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्नों को स्टार्ट किए हैं और पादप जगत से हम लोग प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा का। किस ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा का। चलिए आगे देखिए, पौधों के आकार में वृद्धि की गतिविधि की वजह क्या है, कौन सा उत्तक है। चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करा रहे हैं। तो पौधे के आकार, इसमें वृद्धि की गतिविधि का जो कारण है ये क्या है, तो याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक जिम्मेदार है पौधे के आकार में वृद्धि के लिए। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। एक पौधा जिसका तना या फिर जड़ का जो घेरा है वो किस कारण से बढ़ता है, तो याद रखिएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, लेटरल मेरिस्टेम को कॉर्क कैम्बियम भी कहा जाता है। ये छाल के नीचे पाया जाता है। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। तो इनमें से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है।
तो इसका सही जवाब है जाइलम। जाइलम टिश्यू जो है ये अस्थायी ऊतक नहीं है, ध्यान रखेंगे। सरल अस्थायी ऊतकों का निर्माण जो है समरूप कोशिकाओं से होता है और इन ऊतकों में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार क्या होता है, इसका निश्चित होता है। और सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अस्थायी ऊतक अभी हमने आपको बताया, जाइलम इसका सही जवाब है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। फ्लोएम का कार्य क्या है, तो भोजन का संचालन करना, जबकि जाइलम टिश्यू का कार्य क्या है, तो पानी का संचालन करना। चलिए आगे देखिए, खाली स्थान ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। आंसर बताएंगे कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए पौधों में पाए जाने वाले स्क्लेरेनकाइमा जो है ये ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति बहुत ही मोटी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये जो है ये मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। दिन के समय पौधे, सभी ऑप्शन को देखिए ध्यान से। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ये गलत है। नाइट्रोजन लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं। ऑक्सीजन छोड़ते ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, तो सही आंसर है। निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। और डेली हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को अब कवर करेंगे जो कि बिल्कुल 1 अक्टूबर के एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है, तो ये दालों में होता है। किस में होता है, दालों में, याद रखिएगा। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है। चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। स्थलीय पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये होता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ये होता है रंध्र के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा, या कभी कभी आपको हिंदी में ही लिख के दे देगा इस तरह से, स्टोमाटा। तो हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में स्टोमाटा। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी होगा रंध्र। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी। तो चौथा ऑप्शन सही है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो साथियों नाशपाती का गुद्देदार जो पुष्पासन होता है ये खाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है, और देखिए साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में आप सभी सेशन को लाइक भी करते चले और डेली क्लास को अटेंड करना है। तो अफीम जो है ये पौधे के किस भाग से बनाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा फूल से बनाया जाता है। जल पौधों में सामान्यतः सुविकसित होता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए जल पौधों में सामान्यतः संवहनी तंत्र में सुविकसित होता है। किसमें, तो संवहनी तंत्र में। प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो याद रखिएगा प्याज जो है ये तने का परिवर्तित रूप है। किसका, तो तने का। आगे देखिए बांस किस कुल का पौधा है, आंसर कीजिए 33 के लिए। बांस
किस कुल का पौधा है? तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बांस जो है घास कुल का एक पौधा है। किसका? तो घास कुल का। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। और जैसे कि हम लोग आज से एक न्यू क्लास को स्टार्ट किए हैं तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, एक न्यू प्लेलिस्ट में आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे देखिए, अदरक क्या है? और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। अदरक क्या है? आंसर कीजिए फटाफट से, अदरक क्या है? तो साथियों यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा, अदरक क्या है? तो परिवर्तित तना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 34 का? तीसरा ऑप्शन, ये एक परिवर्तित तना है। प्याज का खाद्य भाग क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना, क्योंकि प्याज जो है तना का ही परिवर्तित रूप है, इसलिए प्याज का जो खाने वाला भाग होगा वो क्या होगा? तो तना होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो जड़ से क्या क्या मिलता है, यानी जड़ का क्या क्या रूपांतरित रूप है? तो जड़ जैसे गाजर हो गया, गाजर क्या है? जड़ है। चुकंदर, शलजम, मूली, ये सभी क्या है? तो ये सभी मूली इत्यादि सामान्यतः उगाई जाने वाली जड़ युक्त फसलें हैं। तो यहाँ पे देखिए मूली, शलजम, गाजर दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गाजर, चुकंदर, शलजम और मूली ये क्या है? तो ये सभी मूसला जड़ के उदाहरण हैं। नोट कर लीजिए, मूसला जड़, मूसला जड़ के उदाहरण है। कपास रेशा प्राप्त किया जाता है। देखिए कपास की खेती के बारे में हमने आपको बताया था कि कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। तो कपास रेशा प्राप्त किया जाता है किससे? तो याद रखिएगा बीज से प्राप्त होता है कपास रेशा। इन सभी में से किस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो किस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? तो याद रखिएगा विषाणु, विषाणु में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। याद रखिएगा पौधों में फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कवक, पौधा, जीवाणु, इन सभी में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन विषाणु में यानी कि वायरस में नहीं होता है। और वायरस से होने वाला रोग है एड्स, याद रखिएगा एड्स, जो कि HIV वायरस से होता है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो देखिए उभयलिंगी फूल क्या होता है? तो वैसे फूल जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन संरचना होते हैं उसी को बोला जाता है उभयलिंगी फूल। और उभयलिंगी फूल का उदाहरण क्या क्या है? तो वाटर लिली हो गया, वाटर लिली हो गया, और कौन सा फूल है? तो याद रखिएगा सरसों का फूल है, ये भी क्या होता है? उभयलिंगी होता है। तो इन सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का? सरसों, ये क्या है? तो उभयलिंगी फूल है। सरसों के साथ याद रखना है वाटर लिली, ये भी क्या है? तो उभयलिंगी फूल है। परागकण किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है परागकोश में। याद रखिएगा परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, और यह पुंकेसर का एक भाग है जिसमें पराग होता है, याद रखिएगा। और फूल के नर प्रजनन भाग को ही पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर किसे कहते हैं? तो फूल का जो नर प्रजनन भाग होता है उसको बोला जाता है पुंकेसर। पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं होते हैं? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा, तो इसको पादप जगत का उभयचर माना जाता है। इसे लिख लेंगे या फिर याद कर लीजिए, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। और टेरिडोफाइटा की बात करें तो इस समूह के पौधे में पुष्प नहीं होता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पत्ते आंसर बताएंगे। तो देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जिसमें पत्ते भी नहीं होते, लेकिन ऑप्शन में अगर पुष्प दिया गया है तो आंसर आपका पुष्प होगा।
खाली स्थान विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? तो किसके विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो स्पाइरोगायरा। देखिए स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है स्पाइरोगायरा। और इसमें क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। खाली स्थान के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे वर्ग है जिसमें फूल पाए जाते हैं और ये जिम्नोस्पर्म की तरह बीज उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये इसके साथ ही फल भी उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज होते हैं। तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म इसका आंसर होगा। एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद खाली स्थान के कारण होता है। तो पौधे की जो पत्ती हरा होता है बहुत ही सिंपल है, क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए आगे देखिए, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा पर्ण हरित। याद रखिएगा पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पर्ण हरित को क्या करता है? सक्रिय करता है। ऑक्सिन क्या है? तो चलिए बता देते हैं ऑक्सिन क्या है। तो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है? तो पादप हार्मोन है और इसकी खोज 1880 में चार्ल्स डार्विन ने किया था, ऑक्सिन की खोज। तो सही जवाब है पौधों के हार्मोन की एक श्रेणी है ऑक्सिन। पादपों में एमएन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। तो अभी हमने देखा था जेडन, पादपों में जेडन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह क्या करती है? तो पर्णहरित को सक्रिय करता है। लेकिन एमएन की आवश्यकता क्यों होती है? तो याद रखिएगा ये भी क्या करता है? तो पर्णहरित को ही सक्रिय करता है। उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। पादप और सूक्ष्मजीव खाली स्थान की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पादप और सूक्ष्मजीव वायु जिसमें हम सांस लेते हैं इसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। कौन? तो पादप और सूक्ष्मजीव। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। खाली स्थान पादप हार्मोन नहीं है। चलिए 50 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो देखिए ऑक्सिन तो होगा नहीं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ये पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन भी क्या है? पादप हार्मोन है। एब्सेसिक अम्ल भी नहीं होगा, यहाँ पे एड्रेनलिन होगा। ये क्या है? तो मानव हार्मोन है, ये पादप नहीं है। आगे देखिए कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का एक समूह है जो पौधों की जड़ों, अंकुरों और कलियों की वृद्धि में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन। एक कंडरा जिसको टेंडन कहते हैं इंग्लिश में, किससे बना होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो पहला ऑप्शन केवल कोलेजन फाइबर से बना होता है कंडरा यानी कि टेंडन। और आप लोग कमेंट करके बताइए टेंडन क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है या फिर हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? हमने बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? चलिए आंसर बताएंगे 53 के लिए। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा प्रजनन करता है। तो यहाँ ऊपर देख लीजिए यही पूछा गया है घुमा फिरा कर कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है ये पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा क्या करता है? प्रजनन। और इसी प्रश्न को यहाँ पे घुमा कर पूछा गया है कि हाइड्रा प्रजनन करता है तो किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा या फिर किसके द्वारा? पुनर्जनन के द्वारा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा मुकुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। निम्न में से कौन सा कथन
एकमात्र सही है। तो देखिए पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, ये सही है। पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकता है, बिल्कुल गलत है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करता है, ये भी गलत है, क्योंकि भोजन जो अवशोषित करता है किस टिश्यू के द्वारा, तो ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है, गलत है, क्योंकि आवश्यक खनिज जो है ये फ्लोएम के द्वारा ही पौधों में पहुंचता है, भोजन और जो विभिन्न खनिज है और जल जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है ये एकमात्र सही है। और 5वें में ये दिया गया है पौधे अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल के बिना भोजन बना सकते हैं, बिल्कुल गलत है। पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगता है? तो आप लोगों ने कटा हुआ पेड़ देखा होगा, उसमें ऐसे संरचना होता है, तो इससे क्या पता चलता है? तो पेड़ की आयु का पता चलता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, पेड़ की आयु। पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे पेड़ की आयु। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो वही प्रश्न है, इसके तना की गोलाई को देखकर ही पता किया जाता है। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ खाली स्थान छोड़ता है। देखिए रात्रि में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा CO2। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखिएगा स्क्लेरन कायमा ऊतक के द्वारा। बरसात के मौसम में अगर चमड़े के जूतों की कुछ दिनों तक देखभाल ना की जाए तो अक्सर इन पर हरे रंग लिए रोएदार धब्बे दिखने लगते हैं। यह निम्न के वृद्धि का परिणाम होता है, तो यह कवक के कारण होता है, यानी कि फंगस। पौधों में साइटोकाइनिन खाली स्थान होता है। तो पौधों में साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक करता है। निम्न में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? तो ये है हाइड्रा। याद रखिएगा हाइड्रा में प्रजनन जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं इसमें 1 से लेकर पूरा 63 तक आंसर दिया गया है, 1 से 32 है, और इसमें ऐड कर देंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पादप जगत से 65 यानी कि 63 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को लाइक करके ज़रूर जाना है और सेशन को शेयर करना ना भूलें।